हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 19 फरवरी 2018 को एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस और क्या क्वेश्चन आंसर आए हैं, साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल जो कि हम हमेशा ही करते हैं, ले करके आ गए हैं। वीडियो थोड़ा लेट इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे थे। क्वेश्चन को क्योंकि बहुत सारे मित्र काफ़ी लेट से क्वेश्चन भेजते हैं, तो एक थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन रहे तो ही मज़ा आता है, नहीं तो कम क्वेश्चन होने पे ज़्यादा हम अगर एक दो क्वेश्चन बता के ही आपको छोड़ना रहे तो वो आपको इधर उधर से भी पता चल जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब सबसे पहले संविधान बना था तो कुल 8 अनुसूचियां ही थी इसमें, बाद में 4 और इसमें ऐड की गई। अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो हमारा जो पहला अनुसूची है उसमें बताया गया है कि भारत जो है एक संघ है और इसमें 29 राज्य और जो 7 संघ शासित प्रदेश हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद द्वितीय अनुसूची आती है जिसमें हमारे जो भी राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष, जितने भी आते हैं उन सभी के वेतन, पेंशन और भत्तों की जानकारी दी गई है। उसके बाद अगर हम तीसरी की बात करें तो तीसरे में इन सभी लोगों के शपथ की बात की गई है, शपथ जब वो लेते हैं तो। चौथे में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है कि राज्यसभा में जो सभी राज्य और संघीय क्षेत्र हैं उनका प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। पांचवें में अनुसूचित क्षेत्र में और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। वहीं छठी की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जो जनजाति क्षेत्रों में किस तरह का प्रशासन किया जाएगा इसकी बात की गई है। आठवें में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात की गई, जिसमें कि 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र का है, जिसमें वर्तमान में अभी 98 विषय हैं। राज्य सूची में राज्य विषय बनाएंगे जिसमें वर्तमान में अभी 62 विषय हैं। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बनाते हैं और इसमें अभी 52 विषय हैं। उसके बाद अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें भारत में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं इसमें हैं। शुरुआत में इसमें 14 भाषाएं थी, बाद में और सभी भाषाएं इसमें ऐड की गई। 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें आपका जो मौलिक अधिकार है उसके हनन के ऊपर जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है कि इसमें आपकी जो संपत्ति है उसे कोर्ट के द्वारा ऑर्डर करके उसे जब्त किया जा सकता है, लेकिन अगर आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो आप उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। 10वां है कि इसमें दल बदल कानून है। 11वां है इसमें कि पंचायती राज, और 12वां जो है वो है म्युनिसिपैलिटी से। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं 2018 का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो यह ऋषभ पंत को चुना गया। भारत के ये प्लेयर हैं। इसके अलावा आपको कुछ और खिताब भी पता होने चाहिए, जैसे कि बेस्ट ओडीआई प्लेयर तो ये विराट कोहली को मिला था, बेस्ट टेस्ट प्लेयर भी विराट कोहली को मिला था और बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी विराट कोहली को ही मिला था। इसके अलावा विराट कोहली को टेस्ट और वनडे दोनों का कप्तान भी चुना गया था। तो ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बने थे, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये आर.के. नारायणन है, आर.के. नारायण। आगे देखेंगे पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये पहला संविधान संशोधन सन 1951 में हुआ था, पहला संविधान संशोधन। और इसके तहत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची मैंने आपको बताया है कि जो राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा आपके संपत्ति की अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख इसमें किया गया है। संपत्ति आपका ले सकती है, लेकिन अगर आपका संपत्ति लेते समय आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपके घर के पास से रोड पास हो रहा है, सरकारी रोड, तो उसमें सरकार आपका रोड जो है, आपका ज़मीन ले सकती है, लेकिन उसके बदले उन्हें उचित मुआवजा उसका देना होगा। और अगर नहीं मुआवजा उसका मिलता है तो आप उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो यही चीज़ इसमें बताया गया। 1951 में हुआ था, पहला हुआ था।
ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि यमुना नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक गुजरात था, तो गुजरात से होकर नहीं गुजरती है। अगर हम बात करें यमुना की, तो यमुना जो है यह उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले में बंदर पूंछ से यमुनोत्री से निकलती है। इसका जो मुख है जहाँ से निकलता है उसे यमुनोत्री कहा जाता है। और अगर हम ये देखें कि ये किस किस राज्यों से गुजरती है, तो यह कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले तो ये उत्तराखंड जाती है, एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद हरियाणा और दिल्ली, इन सभी राज्यों में ये गुजरती है, लेकिन गुजरात नहीं जाती है ये, तो गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है भारत में, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, पश्चिम में पर्वत श्रृंखला कौन सी है। पश्चिमी पर्वत श्रृंखला, ये राजस्थान की बात करिए, राजस्थान की पश्चिमी पर्वत श्रृंखला, तो ये अरावली है। राजस्थान के पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो ये है अरावली। आगे देखेंगे, मौलिक अधिकार कब समाप्त हो जाते हैं। मौलिक अधिकार कब समाप्त हो जाते हैं। वैसे तो आपके मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जब आपके मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। वो कंडीशंस होते हैं जैसे जब आपके ऊपर जब राष्ट्रीय आपदा आ जाए, या फिर जब राष्ट्रपति शासन लग जाए। जब हमारे धारा 144 लग जाती है, उस समय भी ये हनन हो जाता है। धारा 144 जो कर्फ्यू लगता है, तो हमें घूमने की आज़ादी नहीं रह पाती है, हमें घर में बंद रहना पड़ता है, तो उस समय हमारे अधिकारों का हनन हो जाता है। या फिर अगर हमारे देश में बाह्य आक्रमण हो गया है, तो उस समय भी उसे हम राष्ट्रीय आपदा कहेंगे, और मौलिक अधिकार उस समय भी हीन हो जाते हैं, छीन हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मजदूरों संगठन बनाओ, यह नारा किसने दिया है। तो ये दिया है कार्ल मार्क्स ने। मजदूरों संगठन बनाओ, यह नारा कार्ल मार्क्स ने दिया हुआ है। चलिए आगे देखेंगे, राष्ट्रीय स्क्वैश किसने जीता है। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप वर्ष 2018 का किसने जीता है, तो यह ज्योत्सना चिनप्पा ने जीता है, ज्योत्सना चिनप्पा ने। आगे देखेंगे कि यही स्क्वैश से ही संबंधित एक और प्लेयर हैं, दीपिका पल्लिकल। दीपिका पल्लिकल, ये नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है। तो ये स्क्वैश खेलती है, स्क्वैश। ये ज्योत्सना चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल दोनों ही भारत की तरफ से स्क्वैश की प्लेयर हैं, और काफ़ी अच्छा इन दोनों का परफॉर्मेंस रहता है। आगे देखेंगे, टाइफाइड किस के कारण होता है। तो टाइफाइड जो है वो जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण। रोगों के लिए 3 अलग अलग चीज़ें होती हैं, जीवाणु, विषाणु और कवक। तो यहाँ पर यह है जीवाणु। अगर हम टाइफाइड की बात करें, तो टाइफाइड एक प्रकार का बुखार होता है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, तो ये याद रखें। चलिए आगे देखेंगे, 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं गुरुत्व बल। गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो ये क्या है, ये बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है। सूर्य और पृथ्वी 2 अलग अलग पिंड है, और इनके बीच में लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वहीं अगर कोई चीज़ आसमान की ओर उछाली जाती है, तो उस वस्तु और पृथ्वी के बीच भी जो बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आगे देखते हैं, नालंदा किस धर्म से संबंधित है। नालंदा, तो नालंदा जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी इस जगह पे। अगर हम नालंदा से आप नालंदा विश्वविद्यालय को कनेक्ट करके रख सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी कुमार गुप्त ने, और यहाँ पर हुएन सांग भी पढ़ने के लिए आए थे। और अगर एक और चीज़ अगर आपको पता हो कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जला दिया था, तो वो थे बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी, जिस कारण से यहाँ की सभी किताबें नष्ट हो गई थी। और आज के समय में हमें अपने देश का इतिहास जानने के लिए हमें बाहरी देशों के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। जो उस समय पर्यटक आए थे और उन्होंने जो भारत के ऊपर किताबें लिखी हैं, उससे हमें पता चलता है कि भारत में क्या था, कैसे था। जैसे अभी भी आप देख रहे होंगे कि हमें क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की थी, तो वो वास्को डी गामा आता है। तो ऐसा नहीं था कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, भारत ऑलरेडी से एग्जिस्ट करता था, लेकिन हमने जो विदेशी चीज़ों से हमने पढ़ाई करी है, तो इस कारण से हमें ये
ढूंढना, हमें यही चीज़ पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हमारा अपना कोई इतिहास बचा नहीं था। और इससे पहले एक और दूसरा कारण ये भी था बख्तियार खिलजी का इसमें आग लगा देने का, कि उसका कारण था कि सिर्फ मुस्लिम शासकों की ही बातें हो इतिहास में, भारत के इतिहास में, और किसी दूसरे धर्म के, या जैसे कि पहले तो हिंदुओं का राज्य हुआ करता था भारत में ज़्यादातर, तो उनका यही कहना था कि सबसे पहले मुस्लिमों का ही यहाँ पे इतिहास पढ़ा जाएगा, और हिंदू, इसी कारण से हिंदू के बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उससे पहले कौन कौन से थे ये इसके बारे में आपको शुरुआत से पता नहीं चलेगा। पहले हिंदू राजा, आखिरी हिंदू राजा, इन सब के बारे में जानकारी उपलब्ध ही नहीं है। लेकिन पहले की किताबों में ये उपलब्ध थी। नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारी किताबें थीं जो इन सब को डिटेल में बताती थी, लेकिन वो सब नहीं होने के कारण हमें अधूरा ज्ञान रखना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में केरल का लोक नृत्य क्या है। तो यह है कथकली, केरल का लोक नृत्य है। इस तरह से और भी बहुत सारे नृत्य आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कुचिपुड़ी पूछा गया था आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु पूछा गया था, तमिलनाडु का पूछा गया था, भरतनाट्यम, उसके बाद कथक पूछ लिया गया था, कथक पूछ लिया जाता है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत का है। उसके बाद आपसे सतारिया पूछ लिया जाता है, तो सतारिया और बिहू दोनों ही असम के नृत्य हैं। तो इस तरह से नृत्य आपसे पूछ लिया जाता है, तो इन नृत्यों को आप जरूर याद रखें। नृत्य को याद करने के लिए एक हमारा वीडियो भी अवेलेबल है, आप अगर देखना चाहते हैं तो ट्रिक से है, सभी राज्यों के नृत्य को उसमें इंक्लूड किया गया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसे इंक्लूड किया गया है, ट्रिक से बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम यहाँ पे अब हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं। तो हिंदी में है बैर का विलोम शब्द क्या है। बैर का विलोम शब्द तो मित्रता। बैर का विलोम, बैर मतलब क्या होता है, दुश्मनी, और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मित्रता होता है। अगला है गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अच्छी तरह से याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना। जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि जैसे हमने कहते हैं कि ये बात दिमाग में गांठ बांध के रख लो, ये बात दिमाग में गांठ बांध के रख लो, तो गांठ क्या बांधेंगे दिमाग में, दिमाग में अगर गांठ हो जाएगा तो बीमार हो जाएंगे हम। लेकिन गांठ बांधने का अर्थ हो गया यहाँ पे कि ये बात दिमाग में अच्छी तरह से घुसा लो, याद रख लो। आगे देखते हैं दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे है काम ना निकालना या अपना मतलब ना निकल पाना। यहाँ पे दाल ना गलना नहीं होगा, दाल गलना हो जाएगा, दाल गलना हो जाएगा। दाल गलना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो अपना काम निकालना या अपना मतलब निकालना, अपना काम निकालना या अपना मतलब निकालना। चलिए आगे देखते हैं उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका विलोम शब्द अपकर्ष हो जाएगा, उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष। आगे देखेंगे पंकज किसका पर्यायवाची शब्द है। पंकज किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। पंकज कमल का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे जो भी आपने हमें भेजा। हिंदी के काफ़ी कम क्वेश्चंस मिल रहे हैं क्योंकि हिंदी में ज़्यादातर विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, और उसके अलावा रिक्त स्थान और फिलर्स पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद त्रुटियां बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मिल पा रहे हैं हम आपके पास उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो को मैं एंड करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस बेल वाली आइकन को दबा के हमें अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल वाली घंटी दिखेगी, उसे दबा के आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें, तभी आपको हमारे द्वारा डाले गए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेंगे। साथ साथ बता दूं कि रेलवे का बहुत ही बड़ा वैकेंसी आ गया है 1.3 लाख के आसपास, जिसमें अलग अलग पोस्ट हैं। 4 अलग अलग पोस्ट पे एनटीपीसी, पैरामेडिकल, डिपार्टमेंटल और लेवल 1 इस तरह करके निकाले गए हैं। तो आपको अगर उसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस पर एक वीडियो आपको उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही साथ अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हो, फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें, हम उसके लिए भी आपके लिए वीडियोज़ उपलब्ध करवाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, जो आपको एग्ज़ाम में 2 कदम आगे रखेंगे अपने सभी दोस्तों से। तो लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।